हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीडी पर। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड की जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियां हैं, इसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में भी बताया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी फैक्ट्स बताए गए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का उसको भी मैंने बताया है यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें जो राज्य की कुल जनसंख्या है, उसमें जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो टोटल परसेंटेज है वो है 21.65%, 21.65%। अब बात स्टार्टिंग में हम बात करते हैं एससी की, जिसे शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, अनुसूचित जाति। इसका जो प्रतिशत है वो है 18.8%। अब जो ये सर्वाधिक जो इनकी जनसंख्या है एससी की अनुसूचित जाति की, वो हरिद्वार में है, और जो सबसे कम है वो है चंपावत में। अब फ्रेंड देखिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो है अनुसूचित जाति को जिलेवार क्रम से लगाइए। तो आप याद रख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है हरिद्वार में है, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, फिर नैनीताल, और सबसे कम की बात करें क्रम से लगाने की तो सबसे कम जो है चंपावत, उसके बाद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। ये आप ऐसे याद कर लीजिए। जो ये तीनों जिले हैं ये एक साथ ही बने थे 1997 में, तो आप ये याद कर लेना। अब चलते हैं एसटी की तरफ। अब देखिए, जो कुल जनसंख्या वो है 21.65%, उससे आप 18.8 को माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका एसटी। ये याद नहीं भी करोगे तो ऐसे आप निकाल लेना। 2.9% है। सर्वाधिक जो हमारी अनुसूचित जनजाति है वह उधम सिंह नगर में निवास करती है। साथ ही सबसे कम जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं वो रुद्रप्रयाग जनपद में हैं। ये आप नोट कर लीजिए। सर्वाधिक उधम सिंह नगर, सबसे कम रुद्रप्रयाग। अब बात करते हैं परसेंटेज में, जो प्रतिशत में जो सर्वाधिक है वो है उधम सिंह नगर में। वैसे याद कर लीजिए आपकी सबसे ज़्यादा जनजाति भी जो है उधम सिंह नगर में ही है, और प्रतिशत के मामले में भी वही है, और सबसे कम जो है टिहरी में है प्रतिशत के मामले में। अब बात करते हैं साक्षरता की। अब जो साक्षरता है, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूचित जाति की। जो इसकी साक्षरता दर है वो है 74.4%, और जो सर्वाधिक जो साक्षर जिला है एससी कैटेगरी में वो है नैनीताल, और सबसे कम की बात करें यहाँ पर भी उधम सिंह नगर ही है। दोस्तों, ये आप सीधे सीधे नोट कर लीजिए, आपकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो हर किसी के पास साक्षरता नहीं होगी, आप ऐसे रिलेट कर लेना। अब बात करते हैं एसटी की, अनुसूचित जनजाति की। इसकी जो साक्षरता प्रतिशत है ये 73.9% है। ये पूछा जाता है आपसे। और जो सबसे जो साक्षरता वाला जो जिला है अनुसूचित जनजाति का वह है रुद्रप्रयाग, और जो सबसे कम इसमें भी दोस्तों उधम सिंह नगर ही है। अब चलते हैं आरक्षण की तरफ। जो एससी को टोटल आरक्षण है वो है 19% राज्य में, और एसटी को जो है 4% है। ये आप नोट कर लीजिए, एसटी 4%, एससी 19%। और लोकसभा की जो दोस्तों 5 सीटें हैं उत्तराखंड में टोटल, उसमें से जो एक है वो आरक्षित सीट है, वो है आपकी अल्मोड़ा की। एससी के लिए ये आरक्षित है। आप कमेंट कर दीजिए कि जो अल्मोड़ा में इस समय लोकसभा सीट के जो सांसद हैं कौन है। अब बात करें विधानसभा की, जो राज्य में जो विधानसभा की 70 सीटें हैं उनमें जो 15 सीटें हैं वो आरक्षित हैं हमारी। उसमें से 13 जो हैं एससी के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 एसटी के लिए हैं। अब जो मेन आपसे पूछी जाती हैं एसटी की पूछी जाती हैं दोस्तों। ये जो 2 सीटें ये हैं चक्राता और नानकमत्ता की। चक्राता जो है देहरादून में पड़ता है, और नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। अब मैं आपके लिए कुछ जो हमारी विधानसभा सीटें हैं जो एससी के लिए रिजर्व हैं उनके लिए जो मेन है मैंने वही लिखे हैं यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए। वैसे तो 13 हैं टोटल। जो पहली है वो है पुरोला, ये उत्तरकाशी जनपद में है। दूसरी हमारी घनसाली टिहरी, तीसरी हमारी सोमेश्वर, ये अल्मोड़ा में पड़ता है। थराली सीट जो है चमोली में है। फिर जो है झबरेड़ा, ये हरिद्वार में है, और गंगोलीहाट पिथौरागढ़, ये नोट कर लीजिए आप। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की। देखिए, राज्य की जो 5 प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें जो थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी, जो इन जनजातियों को जो अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था सरकार द्वारा, वो 1967 में किया गया था, 1967 में। ये आप नोट कीजिए, 1967 में घोषित किया। और जो सबसे बड़ा जो हमारा जनजातीय समूह है वो है थारू, और नोट कीजिए जो गढ़वाल का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है ये है जौनसारी, ये नोट कीजिए आप। और सबसे कम जो है राजी, इन्हें वन राजी भी कहते हैं। आप देखिए जो वन, आप नोट कर लीजिए, वन में आजकल जंगल के आसपास कम ही लोग रहते हैं, तो आप रिलेट कर लेना। सबसे कम जो है राजी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों राजी जनजाति की, क्योंकि आपको पता है इनकी पॉपुलेशन कम है तो इनका आसानी होगी आपको पढ़ने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
अब जो राजी जनजाति है इनका जो मुख्य स्थान है वो है पिथौरागढ़ जनपद में, ये आप नोट कीजिए। अब जो इनके अन्य नाम हैं ये जंगल के राजा कहलाते हैं, वन रावत और वन राउत, ये आप सीधे रिलेट कर लेना, राजी वन राउत जंगल के राजा और वन रावत। अब इनकी जो भाषा है वो है मुंडा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मुंडा आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुंडा जो भाषा है कौन सी जनजाति की है, तो ये है राजी की। इसके लिए ट्रिक बनाई है, देख लीजिए, मुंडा राजी हो गया, आप ऐसे ही रिलेट कर लेना, मुंडा राजी हो गया। अब जो इनके आवास हैं राजी जनजाति के, इनको ये रौतीड़ा कहते हैं, ये आप याद कर लीजिए, रौ से राजी, रौ से रौतीड़ा, रो लगा है, ये आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इनके सामाजिक जो व्यवस्था है इनकी, जो विवाह के पूर्व जो इनके यहाँ 2 संस्कार होते हैं, उनको एक को सांग जागी व दूसरे को पिंठा कहते हैं, ये नोट कर लीजिए। आप सीधे सीधे पूछते हैं कि सांग जागी और पिंठा संस्कार जो है विवाह के, ये कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर जो है बात, एक फैक्ट लिख लीजिए आप, जो पलायन विवाह की जो प्रथा थी वो राजी में ही प्रचलित थी, अब नहीं है, लेकिन अब जो है घर जमाई बनाने की प्रथा है वो भी है। और बात करें जो पूजा करते हैं ये बागनाथ देवता की, अब आप नोट कर लीजिए, जंगल के आसपास रहते हैं तो बाघ से रिलेट कीजिए, बाघ है वहाँ, बागनाथ देवता। और बात करें इनके त्योहारों की, वो है कर्क और मकर संक्रांति को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। और अर्थव्यवस्था जो है ये जो है काष्ठ कला में निपुण है, अब आपको पता है जंगल के आसपास रहते हैं तो काष्ठ कला में निपुण होंगे ही, साथ ही ये जो है झूम विधि जो होती है उससे कृषि करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारी अगली जनजाति है वो है बोक्सा। अब बोक्साओं का जो मुख्य स्थान है वो है उधम सिंह नगर, ये आप नोट कीजिए। दूसरा है नैनीताल, सर्वाधिक जो है आपको उधम सिंह नगर में मिलेंगे। और ये जो है खुद को पवार राजपूत मानते हैं, ये आप नोट कीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो सबसे पहले जब ये उत्तराखंड आई, ये कहाँ बसे बोक्सा, तो ये इसका आंसर है बनबसा, जो चंपावत जनपद में पड़ता है। जो इनकी भाषा है ये नोट कर लीजिए आप, भावरी और रजभैंसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट इनकी भाषाएं हैं बोक्सा की, भावरी और रजभैंसी। अब सामाजिक जो व्यवस्था है इनकी जो है पितृसत्तात्मक है, ये नोट कर लीजिए। और ये फैक्ट है दोस्तों कि जो काशीपुर की जो चामुंडा देवी है इनकी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, ये बोक्सा जनजाति चामुंडा देवी काशीपुर, ये नोट कीजिए। और जो इनके त्यौहार हैं चैती, नोबी, गोटरे, होगड़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि चैती, नोबी, गोटरे, होगड़ किसके त्यौहार हैं, ये हैं बोक्सा जनजाति के, ये नोट कर लीजिए। और यहाँ जो है बिरादरी पंचायत का प्रचलन है, ये जो है एक प्रकार की न्याय व्यवस्था है, न्याय होता है इससे, बिरादरी पंचायत से। और बात करें बोक्सा परिषद की, अब देखिए सबसे ज़्यादा बोक्सा आपको पता है उधम सिंह नगर और नैनीताल में ही है, तो यहाँ पर जो है बोक्सा परिषद भी यहीं पर है, उधम सिंह नगर और नैनीताल में। अब जो हमारी तीसरी जनजाति है वह है भोटिया जनजाति। दोस्तों भोटिया जनजाति जो है अर्धघुमंतु जनजाति है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जब ये भारत और तिब्बत के बीच में व्यवहार होता तो भोटियाओं द्वारा, तो ये काफ़ी दूर दूर तक जाते थे व्यापार करने के लिए, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा हमारा पॉइंट है, जो उत्तरकाशी में जो रहने वाले भोटिया हैं उनको जाड़ भोटिया कहा जाता है, ये नोट कीजिए आप, उत्तरकाशी में जो रहते हैं वो जाड़ भोटिया हैं। साथ ही जो पिथौरागढ़ में जो हैं वो जोहारी और शौका हैं। चमोली की बात करें तो मारछा दोलछा। अब बात करें जो महा हिमालय, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि जो महा हिमालय है उसकी जो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली हमारी जनजाति है वह है भोटिया जनजाति, ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं, ये आप नोट कीजिए। और दोस्तों इस जो वीडियो है इसमें हमने लगभग सभी जनजातियों को कवर कर लिया है सिवाय जौनसारी जनजाति के, क्योंकि जौनसारी जनजाति में आपका काफ़ी स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर हो जाता है, तो उसके लिए अलग से वीडियो इस वीडियो के बाद आ जाएगा। और आप आशा करता हूँ आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस आप एक बार सारी वीडियोस देखिए प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथ। अभी नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आगे चलते हैं। जो ये भोटिया जनजाति है इनके जो आवास हैं, इनके 2 प्रकार के आवास होते हैं, एक होता है इनका शीतकालीन और एक होता है ग्रीष्मकालीन। जो शीतकालीन है उसको कहते हैं मुनसा या गुंडा, शीतकालीन याद रखिए मुनसा या गुंडा, और ग्रीष्मकालीन को कहते हैं मैत। अब जो सामाजिक जो इनकी व्यवस्था है वह है पितृसत्तात्मक परिवार है, जो मतलब इसका मतलब यह है कि जो मुखिया होगा वह पिता होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रंग बंग प्रथा, ये जो रंग बंग प्रथा है इसका जो प्रचलन है यह भोटिया जनजाति में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रंग बंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति से है, तो आप नोट कर लीजिए भोटिया जनजाति से ही है। दूसरा है ये जो है सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, ये आपसे पूछेंगे कि सीढ़ीनुमा खेती किस जनजाति द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर होगा भोटिया। उसके बाद बात करें इनकी विवाह की 2 प्रमुख प्रथाएं हैं, पहली है तत्सत, दूसरी है दामोला। ये नोट कीजिए, तत्सत दामोला क्या है पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि आए हुए आजकल ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, तत्सत और दामोला दे देंगे, पूछेंगे ये क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो ये है भोटिया जनजाति की विवाह की विधियां हैं। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका पौड़ा नृत्य करते हैं जब विवाह के अवसर पर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पौड़ा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भोटिया जनजाति है, पौड़ा और भोटिया आप याद कर लीजिए। फिर है कंडाली उत्सव, ये मनाते हैं काफ़ी धूमधाम से, जो है प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है,
याद रख लीजिए, कंडाली उत्सव, घोटिया जनजाति। साथ ही जो इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है हुड़के, और जो इनका लोकगीत है वो है तुबेरा, बाजू, तिमल। और बात करें जो तिब्बत से जो व्यापार करते थे, जब ये जो एक पद्धति होती थी उसको गन्या पद्धति कहते हैं, गवन्या पद्धति, ये आप नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें थारू जनजाति की, जो इसका जो मुख्य स्थान है वो है उधम सिंह नगर में, सबसे ज़्यादा आपको थारू जनजाति वहीं मिलेगी। ये जो है फ्रेंड्स राज्य का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो थारू ही है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह। और जो पॉइंट है, ये जो इनको किरात वंश का माना जाता है, किरात वंश से इनको संबंधित माना जाता है। और ये जो है मंगोल प्रजाति का जो है मिश्रण है दोस्तों, थारू जो जनजाति है। और विवाह प्रथा की अब इनकी बात करते हैं। पहले जो इनमें प्रचलित थी वो थी बदला विवाह प्रथा। इसमें जो ये करते थे, जैसे किसी ने अपने घर में इनकी बेटी दे दी, फिर ये उनकी बेटी से भी शादी कर लेंगे, ऐसा था इनके यहाँ। अब बात करें, अब जो है यहाँ 3 टिकती प्रथा प्रचलित है, और सगाई की रस्म को कहते हैं अपना पराया। और जो विवाह जब तय हो जाता है दोनों तरफ से, उसको कहते हैं पक्की पौड़ी। आप याद कर लीजिए, विवाह पक्का हो गया तो पक्की पौड़ी कह दिया। तो दूसरा विवाह है वो है विधवा विवाह। इसकी भी जो यहाँ पे प्रथा है दोस्तों, इसमें जो है लठ भरवा भोज, आप इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे याद रख लीजिए, लठ मारूं, तो आपको याद रहेगा लठ थारू। ये जो लठ भरवा भोज है ये विधवा भोज है। इसमें जो विधवा हो जाती है कन्या, उसका जब दोबारा विवाह होता है तो उसके पिता द्वारा आगे अपने जो सगे संबंधियों को बुलाया जाता है, उसको में जो खाना खिलाया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। अब चलते हैं, जो महिलाओं को जो है पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है मातृसत्तात्मक व्यवस्था है दोस्तों थारू जनजाति में, माई मारती है, आप ऐसे याद रख लो। अब जो त्यौहार है इनका, जो बजहर है सबसे प्रमुख है दोस्तों, ये बैसाख में मनाया जाता है। बजहर सबसे प्रमुख त्यौहार है थारू जनजाति का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो ये है दीपावली को जो है शोक वर्ष के रूप में मनाते हैं, पर्व के रूप में, ये आप नोट कर लीजिए, दीपावली को शोक पर्व मनाती है थारू जनजाति। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है होली पर ये करते हैं दोस्तों खिचड़ी नृत्य। ये होली को 7 से 8 दिन तक मनाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खिचड़ी नृत्य किया जाता है थारू जनजाति द्वारा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके चैनल नए हैं। ओके, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बधाइयाँ, धन्यवाद।